हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लगातार दो ध्रुवीयता के अंत की चर्चा कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे हम लोग? दो ध्रुवीयता का अंत यानी पॉलिटी क्लास 12 की बात कर रहे थे। आज हम चल रहे हैं आपको इसी में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन की क्लास दी थी, फिर सोवियत प्रणाली का उदय कैसे हुआ वो बताया था, सोवियत प्रणाली क्या थी ये बताने का प्रयास किया था। इसके बाद उसमें 15 देशों का जो एक गणराज्य था, 4 गणराज्य थे, उन सारे देशों के बारे में हमने बताया। आज दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं शानदार तरीके से, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसका नाम है सोवियत प्रणाली के निर्माता। यानी जो हमारा सोवियत प्रणाली आई थी, यानी 1917 में जो रूसी क्रांति के बाद जो सोवियत प्रणाली का उदय हुआ और जिसका जन्मदाता लेनिन को माना जाता है, जिसने रूसी क्रांति के बाद रूस में एक क्रांति लाया और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ एक नई व्यवस्था लेकर के आया, जिसे साम्यवादी व्यवस्था कहा गया। इस साम्यवादी व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, आज दोस्तों हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि इस साम्यवादी व्यवस्था का निर्माता कौन थे, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या इसमें आगे हुई, क्या जिन सिद्धांतों के आधार पर सोवियत संघ प्रणाली डेवलप हुई थी, क्या उसी सिद्धांतों को उन्होंने फॉलो किया या आगे चल करके अपने सिद्धांतों से मुकर गए या हट गए और सोवियत संघ का वही एक पतन का कारण तो नहीं बन गया। आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा और आज समझने की कोशिश करिएगा। एक यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे जो आपके लिए सबसे शानदार तरीके से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक बात करते हैं सबसे पहले कि सोवियत प्रणाली के निर्माता कौन है। कहते हैं कि सोवियत प्रणाली के निर्माताओं में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है लेनिन, जिसे हम व्लादिमीर लेनिन कहते हैं। व्लादिमीर लेनिन कहते हैं। ये व्लादिमीर लेनिन 1917 की रूस की क्रांति के जनक भी माने जाते हैं और साम्यवादी व्यवस्था लागू करने का जनक भी माने जाते हैं, जो 1924 तक रूस का राष्ट्रपति रहे, अर्थात यूएसएसआर का भी राष्ट्रपति रहे। तो अब देखिए, कहते हैं कि इन्होंने ही एक क्रांति का जन्म दिया था। वहां पे जो रूस की क्रांति हुई थी वो लेनिन के ही मार्गदर्शन में हुआ था और लेनिन बहुत बड़े साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक थे, जो समाज में एक समता मूलक समाज स्थापित करना चाहते थे। पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे और उसके खिलाफ वो एक समता मूलक समाज के आदर्शों को लेकर चलते थे। एक ऐसे समाज की बात करते थे जिस समाज में ना तानाशाही हो, लोकतंत्र हो और ना कोई अमीर और गरीब के बीच में फर्क हो। इस बात को लेकर के चलना चाहते थे। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। कहते हैं कि लेनिन 1917 से लेकर 1924 तक यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ कहते थे, इसके राष्ट्रपति माने जाते हैं। इस दौरान इन्होंने कई काम किया। लेनिन जो एक साम्यवादी व्यवस्था को लेकर के आए थे, क्या कहते हैं इसे, साम्यवादी व्यवस्था को लेकर के आए थे। ये साम्यवादी व्यवस्था किसके खिलाफ था? तो यह साम्यवादी व्यवस्था जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ था। किसके व्यवस्था के खिलाफ था? पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ था। और इसी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था जिसे क्रांति का नाम दिया गया था। ठीक है, और उस क्रांति में इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों हम अगला बात करते हैं, वो है दूसरा पॉइंट इनके बारे में कि 1917 में जो रूस की क्रांति होती है, इसे लेनिन ने ही नेतृत्व किया था। इसी लेनिन ने इस क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और इसी क्रांति में उन्होंने कहा था, गरीबों जागो, तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा यूएसएसआर पड़ा हुआ है, पूरा रसिया पड़ा हुआ है। आप इसे चाहे तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर हार भी गए तो तुम्हें कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम तो पहले से ही
हारे हुए हो। अगर जीत गए तो सत्ता परिवर्तन होगा और एक क्रांति होगी और एक परिवर्तन का लहर चलेगा जिसका मालिक तुम स्वयं बनोगे। और इसी नारे के साथ ही रूस की क्रांति की शुरुआत होती है और निश्चित तौर पे अंतिम रूप से लेनिन की जीत और वहां की जनता की जीत होती है और जार निकोलस द्वितीय को मार दिया जाता है, जो पहले से ही वहां क्या था, तानाशाही था और पूंजीवाद का समर्थक था। आगे दोस्तों चलते हैं, अब देखते हैं इसके बाद लेनिन को साम्यवाद का प्रेरणा स्रोत या कहिए तो जनक या जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो पहला जो व्यक्ति थे यूएसएसआर के निर्माता के तौर पर उन्हें लेनिन को माना जाता है। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति आता है उसका नाम स्टालिन होता है। स्टालिन 1924 से लेकर के 1953 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1924 से लेकर के 1953 तक रहते हैं। इनके समय में कई सारी घटनाएं घटित होती है। इन्हीं के समय में कृषि का सामूहिकरण किया जाता है। इन्हीं के समय में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत भी होती है। इन्हीं के समय में रूस में तानाशाही की प्रक्रिया भी विकसित हो जाती है। इन्हीं के समय में शीत युद्ध का शुरुआत भी हो जाता है और इन्हीं के समय में धुरी राष्ट्रों को हराया भी जाता है। किसके नेतृत्व में? मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व में। जिस मित्र राष्ट्र के लड़ाई में मित्र राष्ट्र की तरफ से यूएसएसआर भी लड़ रहा था, ब्रिटेन भी लड़ रहा था, फ्रांस भी लड़ रहा था और अमेरिका के साथ साथ और भी कई सारे पूंजीवादी देश वहां पर शामिल थे। तो दोस्तों हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टालिन के समय में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। कहते हैं पहली पॉइंट की तरफ, स्टालिन 1924 से लेकर 53 तक राष्ट्रपति बना रहा। क्या रहा? राष्ट्रपति बने रहे। स्टालिन 24 से लेकर 53 तक राष्ट्रपति बने रहे। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इन्होंने एक मजबूत नेतृत्व दिया, यानी खुद एक मजबूत नेता थे, ताकतवर नेता थे और अच्छे अच्छे कार्यों को करने में इन्हें महारत हासिल थी और इन्होंने वो काम किया भी। अर्थात एक मजबूत नेतृत्व दिया और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। इन्हीं के समय में पंचवर्षीय योजना भी लाया गया था। पंचवर्षीय योजना लाया गया था, जिसे आगे चल करके भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में अपनाया था, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना, या इसे ही हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं, जो हम अपने संसाधनों का क्या करते हैं? आकलन लगा करके अगले 5 साल के लिए हम प्लानिंग करते हैं, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। हालांकि यही व्यवस्था 1951 में भारत में भी लागू किया गया था और 2015 तक ये व्यवस्था रही। हालांकि अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं जो थी 2017 तक रही, लेकिन उससे पहले ही 2015 में उसे हटा करके नई एक योजना लाई गई, जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और अभी फिलहाल भारत में 5 ईयर प्लान लागू नहीं है, उसके स्थान पर नीति आयोग काम कर रहा है, जो हम लोग दोस्तों सेकेंड बुक में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब ये 5 वर्षीय योजना की भी शुरुआत योजनाबद्ध इन्होंने की थी। कृषि का बलपूर्वक सामूहिकरण भी इन्होंने ही किया था, निजीकरण नहीं किया था, सामूहिकरण किया था। अर्थात कृषि पर सबके अधिकार, सरकार के अधिकार के साथ कृषि होती थी। इसके अलावा दोस्तों एक काम जो इन्होंने किया ना, वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के पतन के लिए आगे चलकर एक जिम्मेदार साबित हुआ। क्यों? क्योंकि जब ये यूएसएसआर आया था, रूसी क्रांति हुई थी, तो 2 चीजों के खिलाफ हुई थी। एक तो तानाशाही के खिलाफ हुई थी और दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी। और आगे चल करके इसी यूएसएसआर में फिर से दोबारा तानाशाही भी विकसित हुई और भ्रष्टाचार भी विकसित हुई। अब आप बताइए कि जिस मुद्दे के खिलाफ लड़ करके उसे हटा करके हम सत्ता में आए थे और ये दुनिया को कहते हुए, अपने नागरिकों को कहते हुए कि दोबारा हमारे यहाँ
फिर से तानाशाही और भ्रष्टाचार का जन्म नहीं होगा, इसके खिलाफ ही हम रहेंगे। और फिर वही भ्रष्टाचार, वही तानाशाही आपके सत्ता में फिर वापस आ जाए तो फिर जनता आपके ऊपर भरोसा नहीं करती है और फिर से आपको भी उखाड़ कर फेंकने की क्षमता रखती है। और यही तानाशाही के खिलाफ आकर के और खुद तानाशाही बनने का प्रयास किन्होंने कर दिया था? स्टालिन ने कर दिया था। तानाशाही की इन्होंने स्थापना की या इसके जिम्मेदार बने। हालांकि आगे चल करके इन्हीं के समय में निकिता गोर्बाचेव थे जो अगले इसके राष्ट्रपति बनेंगे, उन्होंने इसका सख्त विरोधी थे, आलोचक थे। उनका मानना था कि नहीं, जिस चीज के खिलाफ हम वापस सत्ता में आए हैं उन चीजों को दोबारा हमें पुनः लागू नहीं करना चाहिए या उसको हम लेकर के नहीं चलना चाहिए। लेकिन इन्होंने तानाशाही को जन्म दिया और आगे चल करके नौकरशाही व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार बन गया, इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि वही आगे चल करके पतन का कारण बन चुका था। ठीक है, अब चलिए अगला कह रहा है कि धुरी राष्ट्रों को हराने में इनकी ही भूमिका रही। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो एक तरफ इसमें क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। ठीक है दोस्तों, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। कौन थे दोस्तों? धुरी राष्ट्र थे। और ये धुरी राष्ट्र के अंदर कई सारे देश इसमें शामिल थे, जिसमें एक जापान भी था। क्या था? जापान भी था, साथ ही साथ इटली भी था और जर्मनी भी था। और जर्मनी के अलावा अन्य और भी देश थे। इन सबको हराने का अगर बात किया जाए तो धुरी राष्ट्र इसी को कहा गया। और हराने में कहीं ना कहीं स्टालिन का भी बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने उसके लिए संघर्ष किया था, युद्ध में मेहनत की थी और इन्हें हराया था। तो इन्हें ही धुरी राष्ट्रों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अब हमारा आता है कि शीत युद्ध का जन्म भी इन्हीं के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ दोस्तों? इन्हीं के समय में शीत युद्ध का भी जन्म हुआ था। इन्हीं के समय में शीत युद्ध का जन्म हुआ था। जो ये शीत युद्ध था वो शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला, जब तक यूएसएसआर जिंदा रहा। जब तक यूएसएसआर जिंदा रहा तब तक चला। जब यूएसएसआर का पतन हो गया तो उसी के परिणाम के रूप में शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। क्योंकि दो आदमी जब लड़ने वाले थे, सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा, दो आदमी जब लड़ने वाले थे और एक आदमी जब हार करके हट गया तो पहला रहने वाला व्यक्ति ही, जीता हुआ व्यक्ति अब लड़ेगा किससे? तो वो लड़ना ही बंद कर दिया, दुनिया का मालिक बन गया। तो इसीलिए शीत युद्ध अब समाप्त हो गया और दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व का वर्चस्व बढ़ गया, जिसका नेतृत्व अमेरिका के हाथ में चला गया। तो ये भी इन्हीं के समय में हुआ था। अब आता है दोस्तों इसमें कौन? निकिता खुश्चेव आते हैं, जो 1953 से लेकर के 1964 तक सत्ता में रहते हैं। ये स्टालिन के सबसे बड़े क्या थे? विरोधी थे, आलोचक थे। स्टालिन जिसने तानाशाही को जन्म दिया था उसका सबसे बड़ा क्या थे? ये आलोचक थे। हालांकि बात सही है, आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि जिस सत्ता के खिलाफ हम आए थे उससे फिर उसे वापस नहीं लगना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इनके समय में एक घटना होती है जिसे हम क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के नाम से जानते हैं। इन्हीं के काल में हुआ था दोस्तों। जब इस चैप्टर के अंदर हमें पहला चैप्टर एक शुरुआती दौर में जो पहले पढ़ने को मिलता था, जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर, जो शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध का दायरा जब हम पढ़ते थे तो उसमें हमको एक ये हेडिंग के तौर पे क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ने को मिलता था। जब से वो पहला चैप्टर हटा करके दो ध्रुवीयता का अंक को पहला चैप्टर बना दिया, तब से अब क्यूबा मिसाइल संकट हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना याद रखिएगा कि ये जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो कहाँ पे जन्म हुआ था? इसका क्यूबा में हुआ था, जो अमेरिका के नीचे एक छोटा सा तानाशाही देश है जो साम्यवादी समर्थक है। और ये साम्यवादी समर्थक देश जो क्यूबा था वो उस समय यूएसएसआर का बहुत बड़ा मित्र था।
और वहीं पर ले जाकर के यूएसएसआर निकिता क्रुश्चेव के समय में क्यूबा में जब मिसाइल को रखा गया, तैनात किया गया, जिससे कि अमेरिका खतरे में आने लगा, अमेरिका का पूरा इलाका इस मिसाइल के रेंज में आने लगा, उसी को हटाने के लिए जो एक विवाद स्टार्ट हुआ, उसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल कहते हैं। उस वक्त तो ऐसा लगने लगा था अमेरिका और यूएसएसआर को लेकर कि अब तो तीसरा वर्ल्ड वार होने ही वाला है, क्योंकि दोनों एकदम आमने सामने तैनात थे। लेकिन किसी तरह से अप्रोच के नियम को लागू करते हुए वहां पर उस क्यूबा मिसाइल संकट को रोका गया और इसे ही हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। हालांकि इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में डायग्राम के साथ आपको समझा सकते थे, लेकिन ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही बताना है कि ये जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो 1962 में डेवलप हुआ था, बस खत्म। इसके बाद हमारे निर्माता के तौर पे कौन आते हैं, चौथे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है ब्रेजनेव। ब्रेजनेव जो होते हैं ये आपके चौथे नंबर पे आते हैं, जो 64 से लेकर के 82 तक रहते हैं। वहां के ये राष्ट्रपति बनकर के रहते हैं। इनके समय में बहुत बड़ी कोई घटना नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरी तरह से यूएसएसआर को हिला करके रख दिया और उसे आर्थिक संकट के दौर से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया, जिस घटना का नाम था अफगान संकट। इन्हीं के समय में 1979 में अफगानिस्तान में एक संकट पैदा हुआ जिसे हम अफगान संकट कहते हैं, अफगान संकट कहते हैं। इन्हीं के समय में दोस्तों डेवलप हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, अफगान संकट के नाम से जानते हैं। हालांकि ये भी आपको सिलेबस में पहले पढ़ना होता था, लेकिन अब इसे पढ़ना नहीं है, तो हम इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा कि अफगानिस्तान में जो एक संकट पैदा हुआ था, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसी व्यवस्था में लगभग 10 साल वहां पे यूएसएसआर रहा और बहुत ज्यादा उसे नुकसान हुआ। ऐसा माना जाता है कि उस समय के 60 अरब रूबल रुपये का क्या हुआ था, इसको नुकसान हुआ था, और वहीं से यूएसएसआर पतन के रास्ते पे चल दिया। हालांकि आगे चल करके इनके बाद जो मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं और इन्हें अपनी क्या करते हैं, हटाते हैं, और इस व्यवस्था को वहां से मतलब हटाते हैं, मतलब इसको मना करते हैं, और वहां के नागरिकों को, सैनिकों को बुला करके वापस अपने देश में लाते हैं और अफगान संकट से उभरने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहाँ संभव था, एक बार पतन के रास्ते पे यूएसएसआर तो अब चल ही चुका था, अब उसे रोक पाना असंभव सा दिख रहा था। अब चलिए, तो यही अफगान संकट था। आप इसे अफगान संकट को क्या करिएगा, याद रखिएगा। केवल अफगान संकट को आपको क्या करना है, याद रखना है, और कुछ डिटेल इसके बारे में आपको नहीं चर्चा करनी है। ठीक है दोस्तों, अगला आगे बात करते हैं। अब आपको हम आगे बताने का प्रयास करते हैं कि इसके बाद जो था वो व्यक्ति आए थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो 1982 से लेकर के 91 तक अंतिम राष्ट्रपति बन के रह गए, किसका, यूएसएसआर का। कहते हैं कि इन्हीं के समय में पतन हुआ, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव को यूएसएसआर का जनक, सुधारों का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, यूएसएसआर में सुधारों का जनक माना जाता है, सुधारों का जनक माना जाता है। और एक तरफ तो जनक माना जाता है, दूसरी तरफ यूएसएसआर के पतन का जिम्मेदार भी इन्हीं को माना जाता है कि इन्हीं के समय में क्या हुआ था, पतन हुआ था, इसलिए इनको एक जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब देखिए, चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। अगला बात हम इसी में करेंगे, इनके समय में। देखिए अब इनके समय में क्या क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग समझते हैं। इन्हें रूस में सुधारों का जनक माना जाता है। क्या कहते हैं, इन्हें रूस में सुधारों का, रूस मतलब यूएसएसआर, यानी यहाँ पर यूएसएसआर आप कह सकते हैं कि यूएसएसआर में सुधारों का जनक इन्हें माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में सुधार की प्रक्रिया हुई थी, जहां पर पतन का रास्ता होना शुरू हो गया था, यानी पतन के रास्ते पर चल दिए थे। तो अब देखिए, अगर इसके निर्माता के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे, लेनिन हो जाएंगे। लेनिन के बाद कौन आ जाएंगे, स्टालिन आ जाएंगे।
स्टालिन के बाद कौन आ जाएंगे? निकिता खुर्चेव आ जाएंगे। निकिता खुर्चेव के बाद कौन आएंगे? ब्रेजवेन आ जाएंगे। अब ब्रेजवेन तक आते आते यूएसएसआर अपने पतन के रास्ते पे चल चुका था। अब उसमें सुधार करने की प्रक्रिया के रूप में जनक के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव को माना जाता है। लेकिन उन्होंने सुधार करने का प्रयास किया था और प्रयास हो भी रहा था। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन्होंने तो इस रोग के निदान की प्रक्रिया शुरुआत कर दी थी और यहां तक कि रोग के निदान हो भी रहे थे, लेकिन फिर भी वो पतन के रास्ते को रोक नहीं पाए। आखिर ऐसा क्या बात था, ऐसी क्या घटना थी? हम इसे पतन में आगे मिखाइल गोर्बाचेव को स्पेशली पढ़ने का जब प्रयास करेंगे तो हम आपको बताएंगे। वैसे इस बार 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है मिखाइल गोर्बाचेव को लेकर के, और आते भी रहता है। आने वाले इस नए सेशन में आपके 26 और 27 के सेशन में या तो मिड टर्म का पेपर हो या प्री बोर्ड का पेपर हो, आने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि ये चैप्टर 6 नंबर का है तो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने की संभावना बनी रहती है। तो अब देखिए, इन्हें सुधारों का जनक कहते हैं। इन्होंने ही एक क्या लाया था? खुलापन, जिसे हम ग्लोसानेस्ट और पुनर्गठन अर्थात पेरेस्ट्रोइका की नीति माना जाता है। इन्होंने यूएसएसआर में सुधार के लिए दो तरह के नीतियों की शुरुआत की थी। क्या किया था दोस्तों? दो प्रकार के नीतियों की शुरुआत किया था। जो नीति एक थी खुलापन की नीति, अर्थात यूएसएसआर में बंद अर्थव्यवस्था चलती थी। कौन सी व्यवस्था थी? बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज सिस्टम था। यानी कहने का मतलब था कि जो 15 देश थे, ये 15 देश आपस में ही व्यापार करेंगे, इससे बाहर किसी देश से नहीं करेंगे। ना ये किसी बाहरी देश को कुछ बेचेंगे और ना ही किसी बाहरी देश से कुछ भी सामान ये खरीदेंगे। ये आपस में 15 देश ही मिल करके काम करेंगे। वो अपना सुई से लेकर के एरोप्लेन तक बनाने की बात क्यों ना हो, या तो बनाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, और नहीं होगा तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे देश पर नहीं जाएंगे। इसे ही हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि पूंजीवाद मुक्त बाजार की बात करता है। तो इन्होंने इसी खुलापन को, इसी बंद अर्थव्यवस्था को खोलने की कोशिश की कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देते हैं, पूंजीवाद के रास्ते को खोल देते हैं, पश्चिमी देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोल देते हैं। क्या पता वहां से कुछ हमारे पास आए, यहां से कुछ उधर जाए और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू हो जाए। ये इनकी नीति थी और इसी नीति के तहत इन्होंने पहला नीति खुलापन की लाई थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। वहां की जनता इसके खिलाफ आ गई। इसके खिलाफ विद्रोह पर वहां के एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन इसके खिलाफ जनता को भड़काने में सफल रहे और ऐसे में देखा जाए तो ये प्रक्रिया उनकी पूरी तरह विफल हो गई। खुलापन की नीति नहीं चल पाई जो अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना चाहते थे। दूसरी थी पुनर्गठन की नीति। पुनर्गठन की नीति का मतलब था दोस्तों, जो नौकरशाही में भ्रष्टाचार पनप चुका था, उस नौकरशाही को, पुरानी नौकरशाही को हटाकर नए व्यक्तियों को वहां लाने की नीति इन्होंने लाया था, ताकि इस बढ़ती हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया जाए? नियंत्रण किया जाए, उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। और अब ये जो पहले से नौकरशाही थी, जो लंबे समय से अपनी सीटों पर, अपने जगहों पर उकाते बैठे हुए थे, जिसके वजह से लोगों में आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, उसे फिर से दोबारा ये लाने का प्रयास कर रहे थे, दोबारा इसे समझाने का प्रयास कर रहे थे, दोबारा से एक बार डूबती हुई नैया को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इसके खिलाफ भी जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता को विद्रोह की हवा को बोरिस येल्त्सिन ने संभाला, विद्रोह किया और मिखाइल गोर्बाचेव की दो नीतियां, एक खुलापन की नीति और एक पुनर्गठन की नीति, जिसे रूसी भाषा में इन दोनों नामों से ही जाना जाता है, दोनों ही सक्सेस नहीं हुआ, असफल हो गया और इनका पतन का कारण भी बन गया। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये निदान तो करने में सफल हो भी रहे थे और निदान हो भी रहा था, यानी सफलता मिल भी रही थी, लेकिन अंतोगत्वा हार ही तो देखना पड़ा। इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया? देखा कि अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए। तब जाकर के इन्होंने जो अफगानिस्तान में जो सोवियत सेना गई थी 1979 में, और 1979 से जो वहां पर सोवियत सेना जो युद्ध लड़ रही थी और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था, उसे इन्होंने वापस बुलाने का क्या कर लिया? निर्णय लिया। और 1987 तक
इन्होंने अपने सारे सैनिकों को बुला लिया, क्योंकि वहां कुछ इन्हें हाथ लग नहीं रहा था, नुकसान के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। तो एक काम इन्होंने इन्हीं के समय में हुआ। इसके अलावा दोस्तों 1989 में जर्मनी का एकीकरण इन्हीं के समय में हुआ था। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, हमने पीछे बताया था कि जर्मनी में एक 1961 में एक दीवार बनाई गई थी, जिसे हम इस दीवार को बर्लिन के दीवार के नाम से जानते हैं। बर्लिन के दीवार के नाम से जानते हैं। और यह बर्लिन का जो दीवार था दोस्तों, ये बर्लिन का दीवार 1961 में बनाया गया था, जो लगभग 150 किलोमीटर से भी लंबा था, जिसके कारण एक ही जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर चल रहा था, जबकि पूर्वी जर्मनी था वो क्या था, साम्यवादी व्यवस्था को ले रहा था। साम्यवादी व्यवस्था धीरे धीरे जब पतन के रास्ते पे चल दी, तब जाकर के 9 नवंबर, कब दोस्तों, यहां याद रखिएगा, 9 नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता ने, इधर की जनता जो साम्यवादी थी, इन जनता ने क्या किया, बर्लिन के दीवार को गिरा दिया। और जैसे ही बर्लिन का दीवार गिरा, पूरा जर्मनी एक पूंजीवाद में धीरे धीरे क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अर्थात तो जो जर्मनी का दो बंटवारा हुआ था, वो बंटवारा अब एकीकरण हो गया, जो इनके समय में। और यहीं से यूएसएसआर के पतन का रास्ता खुल गया। दुनिया में ये बात फैल गई कि यूएसएसआर का क्या हो गया, पतन हो गया। अब कहते हैं दोस्तों कि शीत युद्ध की समाप्ति भी इन्हीं के समय में हुआ, निश्चित तौर पे हुआ इनके समय में। क्योंकि जब 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, तो अब आप ही बताइए कि अमेरिका किसके साथ लड़ेगा। जब यूएसएसआर से 15 देशों से निकल करके रूस, जो रूसी गणराज्य था, और उसके साथ 3 जो देश जुड़े हुए थे, बेलारूस, यूक्रेन और रूस, इनको लेकर के जब वो निकल गया, तो यूएसएसआर के पतन की घोषणा 90 में ही कर दी गई। और उसके बाद से रूस में उधर लोकतंत्र स्थापित करने की लहर चल जाती है, और वहां चुनाव होता है, और रूस के प्रथम राष्ट्रपति 1991 में बोरिस येल्त्सिन बन जाते हैं, जो 1999 तक रहते हैं। और उसके बाद से व्लादिमीर पुतिन आते हैं, जो उस समय से लेकर के 2019 और 2019 से लेकर के अभी वर्तमान तक वहां पर है। ठीक है, तो शीत युद्ध का भी समाप्ति इन्हीं के समय हुआ। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन छठा व्यक्ति इसके समय में आते हैं। ये 1991 में रूस के प्रथम राष्ट्रपति बन जाते हैं, जब ये छोड़ करके यूएसएसआर को चले जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 1991 से लेकर 99 तक रूस के ये क्या रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। और इनके हटने के बाद रूस के राष्ट्रपति के रूप में किनको लाया जाता है, व्लादिमीर पुतिन लाते हैं। वैसे भी एक चीज जानिएगा, रूस में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी का वहां वर्चस्व रहता है। सत्ता एक व्यक्ति जब बैठता है तो 6 साल के लिए बैठता है, लेकिन वहां तो अब व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है, कानून में ही परिवर्तन कर दिया है। और परिवर्तन करके उन्होंने अपनी सत्ता को लगभग 2038 तक, यानी 2027 चल रहा है ना, 30/8/38 तक, लगभग शायद 38 तक उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है कि इस समय तक हम क्या रहेंगे, रूस के राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। परिवर्तन कर लिया है। गोरबाचोव के ये बहुत बड़े क्या थे, आलोचक थे, उनके विरोधी थे। गोरबाचोव के विरुद्ध आंदोलन भी इन्होंने किया था, सड़कों पर भी इन्होंने उतरे थे और उनके खिलाफ आवाज भी उठाया था। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जिस प्रकार से जिस चीज के खिलाफ यूएसएसआर के निर्माताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, उन्हीं के आधार पर इनके अंदर कुछ कमियां वहीं से दिखना शुरू हो गई। और यही कमी को समय रहते अगर नहीं सुधारा गया, तो यही कमी उनकी आगे चल करके यूएसएसआर के पतन के लिए जिम्मेदार बन भी गया। जैसे देखा जाए तो तानाशाही हो, भ्रष्टाचार हो, ये दोनों ही चीजें, एक पार्टी के वर्चस्व की बात हो यानी कम्युनिस्ट पार्टी हो, और विपक्ष का जगह न दिया जाना हो, ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जिन मुद्दों को यूएसएसआर समय रहते हुए नहीं सुधार पाया, और यही उसके पतन का आगे कारण बन गया। तो दोस्तों आगे तो हम इसकी विशेषता पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी।
जिसके वजह से यूएसएसआर दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस यूएसएसआर की स्थापना 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुआ, उसका पतन भी 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के समय में हो गया और इस प्रकार पतन ठाडमिला करके यूएसएसआर चला गया। उत्तराधिकारी के तौर पे रूस को इसका नेतृत्व दे दिया गया और सुरक्षा परिषद में भी उसे अस्थायी सदस्यता दे दी गई। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जिस तरह से 1970 में ये संस्था कुछ चीजों के खिलाफ आई थी, वो चीजों को आगे चल करके छोड़ दिया और 1991 तक आते आते इसके लिए पतन का वो कारण बन गया। दोस्तों अगर आपको हमने इसमें केवल एक टॉपिक कराया है निर्माता के तौर पे और बड़ी ही बेहतर तरीके से कराने का प्रयास किया है, अगर ये समझ में आएगा तो आप यहां से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर दोस्तों आप वीडियो पे पहली बार आए हो चैनल पे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों के बीच में, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो छोटा सा काम है, इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगती है तो जय हिंद, जय भारत।